हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी पीसीएल के, तो इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सर्कुलर डिस्क जो एक हार्ड ड्राइव का निर्माण करते हैं कहे जाते हैं। तो हार्ड ड्राइव यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं, या जो है शॉर्ट में एचडीडी कहते हैं। तो ये जो है सर्कुलर डिस्क से बने होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो है एक हार्ड डिस्क है। इसमें जो है ये आप डिस्क देख रहे हैं, एक प्लेट टाइप की गोल सी। तो ये क्या है, ये इसी को कहते हैं सर्कुलर डिस्क। और ये एक के ऊपर कई जो है रखी रहती हैं, एक के ऊपर एक करके। तो इन डिस्क के बारे में पूछा गया है, इन सर्कुलर डिस्क के बारे में, कि इनको क्या कहते हैं। तो इनको कहा जाता है प्लेटर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्लेटर्स। और इसके अलावा जो है यहाँ पे बीच में आप देखेंगे स्पिंडल मोटर है, ये वाला स्पिंडल मोटर है। बेस प्लेट जिसमें ये जो पूरा सेटअप है ये रखा हुआ है, वो हो जाएगा बेस प्लेट। और इसमें जो है जो रीड राइट हेड होता है वो आपका ये है, ये इसी डिस्क के ऊपर जो है रहता है और रीड राइट का काम करता है। तो ये हो जाता है रीड राइट हेड। बाकी इसके अलावा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, प्लेटर्स। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य योजना में यदि सी कार्य में लगने वाला समय है, डी कार्य समाप्त करने हेतु निर्धारित समय सीमा है, तो निर्धारित समय सीमा के उल्लंघन के की गणना किस प्रकार की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, किसी कार्य योजना में यानी किसी प्रोग्राम में यदि सी कार्य में लगने वाला समय है, सी जो है टाइम है, जो टोटल टाइम है वो है सी, और डी कार्य समाप्त करने हेतु निर्धारित सीमा है, और डी क्या है? टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट है, कार्य समाप्त करने हेतु निर्धारित सीमा क्या है? डी। तो बताना है निर्धारित सीमा के उल्लंघन के की गणना किस प्रकार की जाएगी, यानी निर्धारित जो टाइम लिमिट है उससे कितना ज़्यादा टाइम लग गया, इसकी गणना आप कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जितना टोटल टाइम लगा है, अगर हमें के की वैल्यू निकालनी है, के यानी कि निर्धारित समय सीमा से कितना ज़्यादा टाइम लगा वो हमें निकालना है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना है? सी, और उसमें से जितना टाइम लिमिट दिया गया था आपके लिए वो आप माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा। तो यहाँ पे ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा के इक्वल टू सी माइनस डी, ऑप्शन ए। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, एक इमेज बनी होती है। तो इमेज यानी कि फ़ोटो जो है किससे बनी होती है? टेल्स से, पिक्सल से, डॉट से, या इन सभी से। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी से। तो यहाँ पे इन सभी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं पिक्सल की। पिक्सल तो आप सभी जानते होंगे। तो पिक्सल जो है कोई जो डिजिटल इमेज होती है वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर के बनी होती है, और जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। तो कैमरा आप देखिए, आप पूछते हैं कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, तो जितने मेगापिक्सल का कैमरा उतनी अच्छी फ़ोटो आती है उसमें। तो पिक्सल जो है डिजिटल इमेज में, इमेज जो है पिक्सल से मिलकर के बनी होती है, और इसी को जो है पेल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक। और डॉट्स क्या होता है? तो डॉट्स जो फिजिकल इमेज होती है, यानी कि जो प्रिंट आउट वाली इमेज होती है, तो वो जो है फिजिकल इमेज होती है, और वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो वो डॉट्स हो जाता है। तो इमेज जो है वो पेल्स, पिक्सल और डॉट, इन तीनों से मिलकर के बनी होती है। और दोस्तों प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए जो यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे DPI, डॉट पर इंच। डॉट्स पर इंच जो है यूनिट होती है किसी प्रिंटर की गुणवत्ता मापने के लिए। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा DPI होगी किसी प्रिंटर की, तो वो प्रिंटर उतना ही अच्छा माना जाएगा, उसकी क्वालिटी जो है इमेज की उतनी अच्छी होगी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बिट्स की धारा के रूप में लिखी जाती है। तो इसमें बताना है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि
बिट्स की धारा यानी स्ट्रीम ऑफ बिट्स के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज इसमें आपकी बेसिक आ जाती है। बेसिक लैंग्वेज ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। बेसिक का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड ये जो है बेसिक का फुल फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा जो है कोबोल भी आपका कोबोल, और इसके अलावा फोर्ट्रान और C++ ये सब जो है क्या होती हैं, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, तो असेंबली लैंग्वेज और मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज बोलेंगे, मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों जो है ये जो दोनों लो लेवल लैंग्वेज में आती हैं। ठीक है। और मीडियम लेवल लैंग्वेज की बात करें तो मीडियम लेवल लैंग्वेज में आपका C जो है आ जाता है। C जो लैंग्वेज होती है ये मीडियम लेवल लैंग्वेज में आती है। तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च स्तरीय भाषा होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि बिट्स की धारा के रूप में लिखी जाती है। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे तेज है। ऑप्शन दिए गए हैं रोम, फ्लैश ड्राइव, कैश मेमोरी और रैम। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैश मेमोरी ये जो है सबसे तेज होती है। इस तरह से लिखा रहता है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो है ये क्या होती है, तो जब आप गूगल में या यूट्यूब में कुछ सर्च करना होता है आपको, तो 2-3 लेटर आप टाइप करते हैं, फिर जो है वो सजेशन आने लगता है। और ज़्यादातर जो है जो पिछला आपने सर्च किया होगा, जो आपने सर्च पहले किए होंगे, उसी के आधार पर आता है। ठीक है, उसी तरह की चीज़ें आपको शो करने लगेगा। तो जो उसमें से आपको सर्च करना था वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गूगल या यूट्यूब को कैसे पता रहता है कि आप ये सर्च करने वाले थे और उस तरह के सजेशन देता है, तो वो होती है कैश मेमोरी। जो आप सर्च वगैरह करते हैं इंटरनेट पे, जो भी ब्राउजिंग करते हैं, तो वो जो है कैश मेमोरी में सेव होता रहता है। तो उसी से जो है आइडिया रहता है गूगल या यूट्यूब को, तो आपको सजेशन देता है। ठीक है, तो ये होती है कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी ये किस तरह की मेमोरी होती है, तो ये प्राइमरी मेमोरी होती है। ये प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में आपकी जो है रोम भी आती है। रोम जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और इसके अलावा रैम की बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी प्राइमरी मेमोरी का ही भाग होता है। और इसके अलावा कैश मेमोरी, ये तीनों प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। रोम जो है ये स्थायी होती है, स्थायी, जिसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और रैम जो है ये अस्थायी होती है। रैम जो है ये अस्थायी होती है, जिसको वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। फिर दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों किसी प्रोग्राम में जो कोडिंग एरर हो जाता है उसको क्या कहते हैं, बग कहते हैं, उसको बग कहते हैं। और उस त्रुटि या एरर को हटाने को क्या कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डीबगिंग। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी में सभी प्री प्रोसेसर कमांड किससे शुरू होते हैं। तो सी जो है ये क्या है, सी जो है एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। और ये कैसी भाषा होती है, तो मैंने आपको बताया था ये मीडियम लेवल लैंग्वेज होती है, मध्य स्तरीय भाषा होती है। और जो C++ होता है ये जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उच्च स्तरीय भाषा। तो यहाँ पे पूछा गया सी जो लैंग्वेज है इसमें सभी प्री प्रोसेसर कमांड किससे शुरू होते हैं। तो सी लैंग्वेज में सभी जो कमांड होते हैं ये शुरू होते हैं हैश से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, हैश। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, ट्रेस डिपेंडेंट कमांड MS Excel 2007 में मेनू बार के किस खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता है। तो MS Excel 2007 में जो है ट्रेस डिपेंडेंट कमांड होता है, ये जो है मेनू बार में किस सेक्शन में उपलब्ध रहता है बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फार्मूलाज। फार्मूलाज में जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा ट्रेस डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, एक्सेल में एक सेल में रखे गए छोटे चार्ट को क्या कहा जाता है।
तो दोस्तों MS एक्सेल में जो है एक जो सेल होती है इसमें छोटा चार्ट होता है इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्पार्क लाइंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, स्पार्क लाइंस बोलते हैं इसको। और इसका ऑप्शन जो है आपको मिल जाता है इंसर्ट में। MS एक्सेल में इंसर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह की लाइंस वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो उनको स्पार्क लाइंस बोलते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर मूल सामग्री को पब्लिश करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये मूल सामग्री यानी कि ओरिजिनल कंटेंट, तो इंटरनेट पर कोई ओरिजिनल कंटेंट को जब पब्लिश करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे कि मैं ये वीडियो जो पब्लिश अभी करूँगा, अभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जब आपके पास आएगा तो पब्लिश होकर के आएगा, तो वो होगी वेब पब्लिशिंग। ऑप्शन सी वेब पब्लिशिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1950 कंप्यूटरों की किस पीढ़ी से संबंधित है। तो वर्ष 1950 ये कंप्यूटरों की किस पीढ़ी से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पहली पीढ़ी ऑप्शन दिया गया है, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो दोस्तों जनरेशन्स की बात करते हैं तो पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी और अभी जो है पाँचवीं जनरेशन चल रही है। और अगर आप बात करते हैं पहली जनरेशन की, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1946 से 1959 के बीच का जो टाइम पीरियड है, ये फर्स्ट जनरेशन का पीरियड था। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो होती थी वैक्यूम ट्यूब। तो कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था फर्स्ट जनरेशन में। और सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड 1959 से 1965 तक का था, और इसमें जो है ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता था। और थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1965 से 1971, और इसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग किया जाता था थर्ड जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड 1971 से 1980 के बीच का था, और इसमें जो है प्रयोग होता था माइक्रो प्रोसेसर्स का। और कौन से माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रयोग होता था, तो याद रखेंगे VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। इनका जो है प्रयोग होता था फोर्थ जनरेशन में। और फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं तो ये जो है इसका टाइम पीरियड 1980 से अभी तक है, और इसमें जो है ULSI माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रयोग होता है। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसमें ध्यान दिया जाता है मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1950। ये टाइम पीरियड किस में आ जाएगा, ये पहली जनरेशन में आ जाएगा, फर्स्ट जनरेशन में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, यहाँ पे दिया गया है 101110 को दशमलव संकेतन में परिवर्तित करें। तो यहाँ पे ये जो है क्या है, 10 करके ये होता है बाइनरी कोड, और इसको डेसिमल कोड में जो है चेंज करना है। तो दोस्तों इसके लिए जो है एक ट्रिक होती है आसान सी, जो है इसको पहले नंबर यहाँ पे लिख लीजिए 101110, और यहाँ लास्ट से शुरू करिए, यहाँ पे 1 लिखिए और फिर इसका डबल करते जाइए। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का 8 और 8 का डबल 16 और 16 का डबल हो जाएगा 32। और इसी तरह आगे हम बढ़ाते जाते, लेकिन यहाँ 32 पे ख़त्म हो गया। 32 के बाद 64, 128 इस तरह से। तो यहाँ पे आप क्या करना है, 0 के नीचे जो भी है उसको आप काट दीजिए, ठीक है। बाकी सबको जोड़ लीजिए, 32 8 40, 4 44, 2 46। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46। तो इस तरह से कोई भी बाइनरी कोड है उसको आप डेसिमल कोड में आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक हम करते हैं यहाँ पे 10101, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 4 फिर 8 फिर 16, 0 के नीचे वाले काट देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 16 4 20 1 21, ये जो है 21 का कोड हो जाएगा 10101, ठीक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ड में आप इसे बुलेट्स के रूप में लगा सकते हैं। तो MS वर्ड में आप इनमें से किसको बुलेट्स के रूप में लगा सकते हैं। तो बुलेट्स क्या होते हैं MS वर्ड में, तो जैसे MS वर्ड में कोई पैराग्राफ आपने लिखा, तो जितनी लाइन्स है आप उसके पहले चाहते हैं कि नंबर्स लिख करके आए 1 2 3 4, या आप चाहते हैं ABC इस तरह से आप चाहते हैं, या रोमन अंक चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, या फिर कोई सिंबल चाहते हैं जैसे इस तरह एरो चाहते हैं आप, ठीक है। तो उसमें बुलेट्स के कई तरह के ऑप्शन होते हैं, आपको मिल जाते हैं MS वर्ड में।
तो यहाँ पे पूछा गया है इनमें से आप किसको जो है बुलेट्स के रूप में लगा सकते हैं। नंबर्स को लगा सकते हैं, रोमन अंक को भी लगा सकते हैं, और लेटर्स को भी, ABCD को भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है वर्ड में विशेष प्रतीक यानी स्पेशल सिंबल्स जो कीबोर्ड पर नहीं मिलते हैं यहाँ पाए जाते हैं। तो MS वर्ड में जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, विशेष प्रतीक, जैसे कि जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ये स्क्वायर रूट का साइन हो गया, या फिर जैसे किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर आपको लगाना है, या इस तरह वाला जो ब्रैकेट हो गया, ये जो है कीबोर्ड में आपको नहीं देखने को मिलता है। तो इसको अगर आपको MS वर्ड में टाइप करना है इन सिंबल्स को, तो उसके लिए जो है आपको ये सिंबल्स कहाँ पे मिलेंगे ये पूछा गया है। दोस्तों इसके लिए आप जाएंगे इंसर्ट में आप जाएंगे। MS वर्ड में इंसर्ट में जब जाते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आपको एक मिलता है इक्वेशंस का और एक मिलता है सिंबल्स। दोनों अगल बगल ऑप्शंस मिलते हैं, तो दोनों में जो है आपको इस तरह के सिंबल्स मिल जाते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स या और भी जो सिंबल्स होते हैं जो कीबोर्ड पे नहीं दिखते हैं, तो वो आपको इक्वेशंस में भी मिल जाएंगे और सिंबल्स में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इक्वेशंस एंड सिंबल्स। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है MS पावर पॉइंट में किसी शब्द की वर्तनी जांचने के लिए हम क्या दबाते हैं। तो दोस्तों पावर पॉइंट में अगर किसी शब्द की वर्तनी यानी स्पेलिंग आपको चेक करना है तो उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F7। स्पेलिंग चेक करने के लिए फंक्शनल की होती है F7, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर हो गया। और फंक्शनल कीज़ जो है कीबोर्ड में आप देखेंगे तो F1 से लेकर के F12 तक होती हैं, जिनका अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं। F1 की बात करें तो F1 जो है ओपन्स हेल्पलाइन रिलेटेड टू दैट एप्लीकेशन, जैसे कि वर्ड, ब्राउज़र और डेस्कटॉप। तो F1 प्रेस करेंगे तो जैसे जो भी एप्लीकेशन आपके डेस्कटॉप पे ओपन है तो उससे संबंधित हेल्पलाइन वो जो है ओपन कर देता है। F2 की बात करते हैं तो F2 जो है रीनेम फाइल और फोल्डर का जो नाम है उसको चेंज करना है आपको, तो उसके लिए जो है F2 आप प्रयोग करते हैं। F3 का प्रयोग किस लिए करते हैं तो सर्च फॉर फाइल और फोल्डर, या फिर जो है सर्च फॉर पर्टिकुलर वर्ड इन ब्राउज़र। तो अगर आपको किसी फाइल या फोल्डर का नाम जो है सर्च करना है या ब्राउज़र में कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको सर्च करना है तो उसके लिए आप F3 जो है प्रेस करते हैं। F4 का प्रयोग करते हैं यूज विथ Alt की, ये जो है Alt की के साथ यूज़ होता है। Alt प्लस F4 प्रेस करेंगे तो ये जो भी एप्लीकेशन आपकी अभी खुली हुई है उसको बंद करता है, और इसको जो है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर F5 है तो इसका प्रयोग होता है रिफ्रेश फंक्शन बटन, तो ये जो है रिफ्रेश करने के लिए होता है, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। और आगे लिखा है कैन बी यूज टू रिलोड वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र जो भी आपका है उसको फिर से रिलोड करने के लिए, यानी कि रिफ्रेश करना ही हो जाएगा एक तरह से। तो F5 जो है रिफ्रेश करने के लिए हो जाता है। F6 की बात करते हैं तो F6 गो टू URL एड्रेस इन ब्राउज़र, तो ब्राउज़र में URL एड्रेस पे जाना है तो उसके लिए F6 आप प्रेस करेंगे। F7 जो है स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है MS ऑफिस में। MS ऑफिस में आपका पावर पॉइंट हो गया और वर्ड हो गया या एक्सेल हो गया, किसी में भी आप स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 प्रेस करेंगे। F8 जो है किसके लिए होता है तो गो टू सेफ मोड आफ्टर स्विच ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है स्विच ऑन करने के बाद आप सेफ मोड में जाने के लिए F8 का प्रयोग करते हैं। F9 का प्रयोग किस लिए तो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद Alt शिफ्ट कंट्रोल इन एक्सेल, तो एक्सेल में जो है ये Alt और शिफ्ट और कंट्रोल के कॉम्बिनेशन के साथ प्रयोग किया जाता है कई तरह के कार्यों के लिए। और F10 की बात करते हैं तो F10 जो है शिफ्ट प्लस F10, ये जो है पॉपअप करता है शॉर्ट कीज मेनू इन MS वर्ड। तो शिफ्ट प्लस F10 जो है ये पॉपअप करता है शॉर्ट कीज, MS वर्ड में शॉर्ट कीज का मेनू जो है ये पॉपअप कर देता है, ठीक है। F10। F11 की बात करते हैं तो फुल स्क्रीन इन वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र में फुल स्क्रीन मोड पे आपको जाना है तो F11 प्रेस करेंगे। F12 की बात करते हैं तो ये जो है फाइल सेव विंडोज पॉपअप्स इन MS वर्ड, तो F12 प्रेस करेंगे तो जो है फाइल सेव करने का ऑप्शन आ जाता है MS वर्ड में। तो फिलहाल यहाँ पे स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का प्रयोग हो जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है ईव्स ड्रॉपिंग किस प्रकार के साइबर हमले का एक उदाहरण है। तो दोस्तों ईव्स ड्रॉपिंग ये एक प्रकार का साइबर अटैक है। तो ये जो है किस प्रकार का साइबर अटैक है तो इसका राइट आंसर जाएगा मैन इन द मिडल। तो ईव्स ड्रॉपिंग को मैन इन द मिडल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है
तो इसमें जो साइबर अटैकर होता है वो जैसे दो लोगों के बीच कोई लेन देन हो रहा हो तो उसमें जो है रुकावट डालता है। और इसके अलावा फिशिंग की बात करते हैं तो फिशिंग मतलब ये आपको फंसाने के लिए होता है। जैसे कोई ऑफ़र वगैरह का मैसेज आपके ईमेल पर भेजेंगे, तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपके जो पर्सनल डेटा है, जो मतलब गोपनीय डाटा है, प्राइवेट डेटा है, उसको चुराने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका लॉगिन आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब चीज़ें जो है आपका लेने की कोशिश करते हैं फिशिंग के माध्यम से। और डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, तो ये भी साइबर अटैक का एक प्रकार है। इसमें क्या करेंगे, जैसे कोई ऑनलाइन सर्विस आप ले रहे हैं, तो जिस सर्विस से ले रहे हैं तो उसको क्रैश करने की कोशिश करते हैं साइबर अटैकर कि आप वो सर्विस ना ले पाएँ, उसको आपकी सर्विस को जो है बंद करने की कोशिश करते हैं। मालवेयर क्या होता है, तो मालवेयर वगैरह आपके सिस्टम पर भेजेंगे, उसके थ्रू आपका जो डेटा वगैरह है वो चुराने की कोशिश करते हैं, तो ये मालवेयर अटैक हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ईव्स ड्रॉपिंग। ये जो है मैन इन द मिडिल, ठीक है, इसको कहते हैं मैन इन द मिडिल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है वाणी संश्लेषक यानी कि स्पीच सिंथेसाइजर किसका एक भाग है। तो वाणी संश्लेषक या स्पीच सिंथेसाइजर ये क्या होता है, तो दोस्तों जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे आप अनाउंसमेंट सुनते हैं, तो वो जो अनाउंसमेंट है कौन करता है, कंप्यूटर से आवाज़ आती है, कंप्यूटर करता है। तो जो कृत्रिम तरीके से इंसान की आवाज़ जो कंप्यूटर के द्वारा निकाली जाती है उसमें डेटा फीड करते हैं, कंप्यूटर अपने हिसाब से जो है उसको फिर बोलता है। तो ये जो प्रोग्रामिंग होती है ये जो है स्पीच सिंथेसाइजर के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये स्पीच सिंथेसाइजर ये जो है किसका एक भाग है, तो ये आउटपुट यूनिट का एक भाग हो जाता है। आउटपुट यूनिट यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो दोस्तों पावर पॉइंट में अगर आपको नई स्लाइड जोड़ना है तो आप प्रेस करेंगे Ctrl+M, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। Ctrl+M प्रेस करेंगे तो नई स्लाइड ओपन होकर के आ जाती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है VB.NET एक डैश प्रोग्रामिंग भाषा है। तो दोस्तों VB.NET ये किस तरह की प्रोग्रामिंग भाषा है बताना है। तो VB.NET इसकी बात करते हैं, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो V से हो जाता है विजुअल और B से हो जाता है बेसिक। तो विजुअल बेसिक .NET जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है प्रोग्राम होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये। और ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो ये लैंग्वेज डेवलप की गई थी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया था और इसने जो है माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 2002 में इसको लॉन्च किया था। और ये जो है क्लाइंट की ज़रूरत के अनुसार वेब एप्लीकेशन या विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों MS एक्सेल में जो चुनी हुई सेलें यानी जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उसमें फ़िल्टर को सुचारू यानी कि इनेबल करने के लिए, फ़िल्टर को अगर इनेबल करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यानी कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे आप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए Ctrl+Shift+L। Ctrl+Shift+L प्रेस करेंगे तो जो है MS एक्सेल में जो भी आपने सेल्स सेलेक्ट कर रखी हैं तो उसमें जो है फ़िल्टर को ये इनेबल कर देगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में एक शब्द का आकार कैसा होता है, एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है, तो ये गलत होगा। हर मामले में फिक्स होता है, तो ये भी गलत होगा। एक कंप्यूटर में निश्चित लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर में तो निश्चित होता है लेकिन अलग अलग कंप्यूटरों के बीच अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में, ये जो है पावर पॉइंट की जो है ये खाली स्लाइड है, ये जो है आप देख रहे हैं ये, तो इसमें ये बिंदीदार ये जो है आप देख रहे हैं बिंदी बिंदी से यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। एक ऊपर छोटा बॉक्स है और नीचे ये वाला जो है बड़ा बॉक्स है, ठीक, ये वाला। तो ये बिंदी बिंदी से बना हुआ है, तो इसी के बारे में पूछा गया है बिंदीदार क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है प्लेस होल्डर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है
पावर पॉइंट में थीम किसके अंतर्गत पाई जा सकती है? तो दोस्तों पावर पॉइंट में थीम जो है किस टैब के अंतर्गत पाई जाती है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, डिज़ाइन टैब में आप जाएंगे। डिज़ाइन टैब में जो है आपको ऑप्शन मिलता है थीम का, तो वहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डिज़ाइन टैब। और फिर जो है इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, JPEG का मतलब होता है? तो दोस्तों JPEG ये क्या है? तो ये जो है इमेज का फॉर्मेट होता है। इमेज का फॉर्मेट होता है, जैसे कई फॉर्मेट होते हैं, जैसे PDF होता है और PNG आपने सुना होगा, PNG होता है। तो यहाँ पे JPEG का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो JPEG का फुल फॉर्म हो जाता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर PDF का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है इस PDF का फुल फॉर्म हो जाता है। PNG का क्या होता है? तो PNG का होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो है ये PNG का फुल फॉर्म हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।